एक तरफ एक 6 साल की बच्ची है जो मतलब अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन में इस कदर कैद है कि उसे बाहर की दुनिया का कोई होश ही नहीं है। और दूसरी तरफ दुनिया के कुछ सबसे पुराने धर्मों के अनुयायी अदालत के कटघरे में खड़े होकर अपनी सामाजिक पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरी तरफ देखिए, युद्ध के मैदान में एक दूसरे के खून के प्यासे दो दुश्मन देश एक ही राष्ट्र पर भरोसा जता रहे हैं। मतलब सतह से देखने पर ये तीनों घटनाएं बिल्कुल ही अलग लगती हैं। हाँ, पर अगर इनके भीतर झांक कर देखा जाए ना, तो एक बहुत ही गहरा पैटर्न नजर आता है। हमारी दुनिया को चलाने वाले जो पुराने नियम हैं, पुरानी परिभाषाएं हैं, और नियंत्रण के सारे भ्रम अब टूट रहे हैं, हाँ, है ना? सही बात है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि तकनीक, कानून और वैश्विक कूटनीति एक तयशुदा रास्ते पर काम करते हैं। लेकिन आज जब हम इन व्यवस्थाओं की परतों को उधेड़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये ढांचे कितनी तेजी से बदल रहे हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण यानी डीप डाइव में हम 27 मार्च 2026 की कुछ बेहद अहम स्रोत सामग्रियों का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारी मेज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू और दैनिक भास्कर की कुछ बहुत ही शानदार रिपोर्ट्स और संपादकीय मौजूद हैं। और आज का हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। हमें इन अलग अलग दिखने वाले मुद्दों की तह तक जाना है। बिल्कुल। पहला मुद्दा है सोशल मीडिया कंपनियों पर कसता हुआ नया कानूनी शिकंजा। दूसरा, धर्म परिवर्तन और आरक्षण के बेहद जटिल मोड़ पर खड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। और तीसरा, मध्य पूर्व के भारी तनाव के बीच भारत की एक ऐसी कूटनीतिक चाल जिसने कूटनीति के सारे स्थापित नियमों को ही पलट कर रख दिया है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस डिवाइस से जो इस वक्त शायद इस चर्चा को सुनने वालों के हाथों में या उनकी जेब में है। स्मार्टफोन डिजिटल दुनिया के भीतर एक बहुत बड़ा कानूनी भूचाल आ रहा है और इसका केंद्र है वो स्क्रीन जिसे हम दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, और यहीं से ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी आती है। सोशल मीडिया का जो इन्फिनिट स्क्रॉल है, मतलब स्क्रीन को बस लगातार नीचे खिसकाते जाने की आदत, वो किसी कसीनो की स्लॉट मशीन की तरह डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, स्लॉट मशीन की तरह, है ना? स्लॉट मशीन का हैंडल खींचते वक्त हमें नहीं पता होता कि क्या निकलेगा। बस एक उम्मीद होती है कि शायद कोई जैकपॉट लग जाए। सही कहा। सोशल मीडिया भी ठीक ऐसे ही काम करता है। क्या कुछ नया मिलेगा, कोई मजेदार वीडियो, कोई लाइक। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या टेक कंपनियों को सच में इस बात का अंदाजा था कि वे अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर बच्चों के लिए लत लगाने वाली मशीनें बना रही थी? देखिए, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि अब अदालतें और कानूनी विशेषज्ञ इसे महज एक कमजोर इच्छा शक्ति का मामला नहीं मान रहे हैं। हाल ही में केजीएम बनाम मेटा और यूट्यूब का जो केस सामने आया है ना, हाँ, उस केस ने तो काफी सुर्खियां बटोरी हैं। बिल्कुल, उसने टेक कंपनियों के खिलाफ लड़ाई का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। सालों से जब भी इन कंपनियों पर समाज या बच्चों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगते थे तो उनका एक ही बचाव होता था, वो खुद को अमेरिका के फ्री स्पीच या सेफ हार्बर कानून के पीछे छिपा लेती थी। मतलब उनका तर्क होता था कि हम तो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस हैं, लोग क्या चिट्ठी लिख रहे हैं इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। एकदम सही। लेकिन इस बार वकीलों ने उस पोस्ट ऑफिस वाले तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कंटेंट या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बात ही नहीं की। उन्होंने इसे एक प्रोडक्ट लायबिलिटी यानी उत्पाद की जिम्मेदारी का मामला बना दिया। अच्छा, ये ऐसा है जैसे कोई कंपनी एक खिलौना बनाए लेकिन उसका डिजाइन ही इतना खतरनाक हो कि उससे बच्चे को चोट लग जाए। हाँ, और यहाँ खिलौना है वो ऐप और चोट है वो मानसिक लत। यही इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट था। कैलिफोर्निया की एक जूरी ने इस तर्क को स्वीकार किया। वाकई? हाँ, जूरी ने माना कि इन कंपनियों के डिजाइन विकल्प जैसे कि लाइक बटन जो दिमाग में डोपामाइन का सीधा केमिकल हिट देता है, या फिर ऑटो प्ले वीडियोस जो आपको रुकने नहीं देते, और वो ब्यूटी फिल्टर्स भी जो बच्चों के आत्मसम्मान से खेलते हैं। बिल्कुल, ये सब कोई तकनीकी खामी या बग नहीं है, ये जानबूझकर बनाए गए डिजाइन है। और इसका नतीजा जानते हैं? एक 20 साल की लड़की को $6 मिलियन का हर्जाना दिया गया है। बाप रे, $6 मिलियन? हाँ। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैंने पढ़ा था कि उस लड़की ने महज 6 साल की उम्र में यूट्यूब और 9 साल की उम्र में इंस्टाग्राम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। और रिपोर्ट के मुताबिक उसका इंस्टाग्राम पर बिताया गया सबसे लंबा दिन 16 घंटे का था। 16 घंटे।
ये किसी भी तरह से सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक हाईजैक किए गए दिमाग की कहानी है। और कानूनी मोर्चे पर झटके यही नहीं रुके हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इकोनॉमिक टाइम्स के संपादकीय इस बात को रेखांकित करते हैं कि न्यू मैक्सिको की एक जूरी ने मेटा को उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के उल्लंघन का दोषी माना है। क्यों? डिजाइन की वजह से? क्योंकि उनकी डिजाइन न सिर्फ लत लगाते हैं, बल्कि वे प्लेटफॉर्म पर मौजूद बाल शिकारियों यानी चाइल्ड प्रेडेटर्स से बच्चों को बचाने में भी पूरी तरह नाकाम रहे हैं। पर एक बात सोचिए, $6 मिलियन का हर्जाना मेटा या गूगल जैसी $1 ट्रिलियन कंपनियों के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये तो उनकी शायद 1 मिनट की कमाई होगी। तो फिर कानूनी हलकों में इतना हंगामा क्यों है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हर्जाने की रकम मायने नहीं रखती। मायने रखता है वो कानूनी दरवाजा जो अब खुल गया है। कानूनी हलकों में इसे बिग टेक का टोबैको मोमेंट कहा जा रहा है। अच्छा, तंबाकू कंपनियों वाला पल। ये तुलना बहुत गहरी है ना? एक समय था जब तंबाकू कंपनियां विज्ञापन देती थीं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा है या कम से कम नुकसानदेह तो नहीं है। लेकिन बाद में जब उनके आंतरिक दस्तावेज लीक हुए तो पता चला कि उनके वैज्ञानिकों को कैंसर और निकोटीन की लत के बारे में बहुत पहले से सब कुछ पता था। हाँ, और ठीक वही पैटर्न यहां दोहराया जा रहा है। विसल ब्लोअर्स और आंतरिक दस्तावेजों से यह साबित हो रहा है कि टेक कंपनियों के अधिकारियों और इंजीनियरों को स्पष्ट रूप से पता था कि उनकी डिजाइन बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वह आगे क्या होने वाला है? अब स्थिति यह है कि अमेरिका में 10,000 पर्सनल इंजरी केस पाइपलाइन में हैं। 800 से ज्यादा स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स ने मुकदमे ठोक दिए हैं और 40 राज्यों के अटॉर्नी जनरल एक साथ एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में हमें एक और पहलू को देखना होगा जिसे द इकोनॉमिक टाइम्स ने बहुत ही संतुलित ढंग से उठाया है। क्या हम हर चीज के लिए सिर्फ एल्गोरिदम को दोष दे सकते हैं? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है, अगर एक बच्चा दिन में 16 घंटे फोन पर है तो वहां पेरेंटल ओवरसाइट यानी माता पिता की निगरानी कहाँ थी? यह है एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। समाधान का एक बड़ा हिस्सा समाज और परिवारों के पास ही है। जैसे हमने टीवी देखने के समय को सीमित किया या गेमिंग कंसोल पर पैरेंटल कंट्रोल लगाए, वैसा ही कुछ यहां भी करना होगा। हाँ, वो तो है। कंपनियां अब कह रही हैं कि वे टीनेजर्स के लिए अकाउंट्स को प्राइवेट कर रही हैं या रात में नोटिफिकेशन बंद कर रही हैं। लेकिन चूंकि इन कंपनियों को पूरा बिजनेस मॉडल ही यूजर अटेंशन यानी लोगों का ध्यान खींचने पर टिका है, इसलिए केवल उनके वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कानून को अपना काम करना ही होगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि एल्गोरिदम कैसे हमारी पहचान और आदतों को डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे समाज के सबसे पुराने नियम हमारी पहचान को कैसे परिभाषित करते हैं। बिल्कुल। आधुनिक डिजिटल दुनिया के इन नए विवादों से निकलकर अब हम अपने समाज के एक बहुत ही गहरे और ऐतिहासिक कानूनी ढांचे की ओर मुड़ते हैं, धर्म, पहचान और आरक्षण का मुद्दा। ये एक ऐसा विषय है जहां भावनाएं, सामाजिक इतिहास और संविधान के पन्ने आपस में टकराते हैं। इस पर आगे बढ़ने से पहले हम यानी मैं और आप सुनने वालों को ये स्पष्ट कर दें कि हम द हिंदू और दैनिक भास्कर में छपे संपादकीय के नजरिए को ही सामने रख रहे हैं। हम किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उस कानूनी तर्क प्रणाली को डिकोड कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार बने। इस तटस्थता के साथ ही इसे सही ढंग से समझा जा सकता है। देखिए, मामला 24 मार्च 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। आंध्र प्रदेश के क्रिश्चियन पादरी हैं उमम चिंतंदा आनंद। अच्छा। उन्होंने अक्कलाराम रेड्डी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसे आम बोलचाल में एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं, उसके तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मई 2025 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस FIR को रद्द कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है। तो अदालत ने FIR रद्द क्यों की? क्या इसका मुख्य कारण ये था कि चूंकि आनंद ने ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए कानूनी नज़रों में अब वो SC यानी अनुसूचित जाति समुदाय का हिस्सा नहीं रहे थे? ठीक कहा। अदालत का तर्क यह था कि धर्म बदलने के बाद व्यक्ति उस विशेष कानून के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता जो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए बनाया गया है। इसे समझने के लिए मैं एक एनोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहूँगी। मान लीजिए एक एक्सक्लूसिव क्लब है जिसकी मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने इतिहास में एक विशेष प्रकार का संस्थागत उत्पीड़न झेला है। बिल्कुल।
कानून कहता है कि ये मेंबरशिप कुछ हार्श शर्तों पर आधारित है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि अगर कोई व्यक्ति उस क्लब से बाहर भी चला जाए, मतलब अपना धर्म बदल भी ले, तब भी बाहर की दुनिया उसके साथ वैसा ही भेदभाव करती है। तो क्या सिर्फ धर्मशास्त्र की किताबों में धर्म बदल जाने से व्यक्ति की सामाजिक पीड़ा खत्म हो जाती है? देखिए, इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है और इसी सवाल का जवाब सुसाइस बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक मुकदमों में दिया गया है। कानूनी दृष्टि से देखें तो 1950 का संविधान अनुसूचित जाति आदेश बहुत स्पष्ट था। जो अनुच्छेद 341 के तहत आता है। हाँ, बिल्कुल। इसके अनुसार एससी का दर्जा केवल उन लोगों के लिए था जो उस हिंदू सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थे, जहां छुआछूत और जातिगत भेदभाव को एक संस्थागत रूप में मान्यता मिली हुई थी। लेकिन बाद में इसमें सिखों और बौद्धों को भी तो शामिल किया गया था ना। 1956 में सिख समुदाय को और 1990 में बौद्ध धर्म अपनाने वालों की सूची में जगह मिली। तो फिर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वालों के लिए ये दरवाजा बंद क्यों रहा? इसके पीछे का तर्क धर्मशास्त्र और नागरिक ब्रह्मांड के फर्क पर टिका है। संविधान का अनुच्छेद 25 स्पष्ट रूप से सिख, बौद्ध और जैन धर्मों को एक व्यापक हिंदू नागरिक ब्रह्मांड का हिस्सा मानता है। अच्छा, दूसरी बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण कानूनी तर्क है, ईसाई और इस्लाम धर्म के मूल धर्मशास्त्र में जातिगत भेदभाव या सामाजिक स्तरीकरण का कोई बचाव मौजूद नहीं है। मतलब उनके धर्म में जाति व्यवस्था है ही नहीं। बिल्कुल। कानूनी सिद्धांत ये मानकर चलता है कि जब आप एक ऐसे धर्म में जाते हैं जो समानता की बात करता है और जहां जाति व्यवस्था का कोई धार्मिक आधार नहीं है, तो आप उस उत्पीड़न वाले पुराने सामाजिक ढांचे से आजाद हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। कानून का सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन समाज की सच्चाई अपनी जगह। द हिंदू का संपादकीय भी इसी बात पर जोर देता है कि क्या समाज सच में धर्मशास्त्र की किताबें पढ़कर भेदभाव करता है? सही बात है। जमीनी हकीकत तो ये है कि धर्म बदलने के बाद भी दलितों के साथ भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार मतलब बदस्तूर जारी रहता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये कानूनी तर्क पूरी तरह से जमीनी हकीकत से मेल खाने वाला नहीं है। छुआछूत और भेदभाव को किसी धार्मिक मंजूरी की जरूरत नहीं होती और अदालतें भी इस बात से पूरी तरह अनजान नहीं हैं। हाँ, शायद इसीलिए पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक विशेष आयोग का गठन किया गया है। बिल्कुल, ये आयोग इसी बात का गहराई से अध्ययन कर रहा है कि क्या धर्मांतरित दलितों को वापस एससी का दर्जा दिया जाना चाहिए। दैनिक भास्कर के विश्लेषण में एक और बहुत ही बारीक कानूनी अंतर समझाया गया है, अनुच्छेद 25 बनाम आरक्षण का मूल आधार। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 25 भारत के हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म चुनने, उसका पालन करने और धर्म बदलने की पूरी आजादी देता है। ये एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक चुनाव है, लेकिन आरक्षण या एससी का दर्जा कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। तो फिर वो क्या है? यह है एक सामूहिक और ऐतिहासिक सामाजिक अनुभव का परिणाम है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर कोई धर्म बदलता है तो राज्य उसे रोक नहीं रहा है, लेकिन उस धर्म परिवर्तन के साथ वो व्यक्ति उस ऐतिहासिक समूह की कानूनी परिभाषा से बाहर हो जाता है। बिल्कुल। हालांकि इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उन्हें राज्य से कोई मदद नहीं मिलती। ईसाई और मुस्लिम कन्वर्ट्स को संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभ मिलते हैं। लेकिन एससी का विशेष दर्जा और एट्रॉसिटी एक्ट जैसी कठोर कानूनी सुरक्षा उनके दायरे से बाहर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा वैधानिक ढांचे में कोई भी बदलाव केवल संसद द्वारा यानी विधायी रास्ते से ही आ सकता है, न्यायिक आदेशों से नहीं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? देश के अंदर की इन जटिल कानूनी और संवैधानिक परिभाषाओं के टकराने के बाद अब हम दुनिया के नक्शे की ओर चलते हैं, जहां एक और पुरानी व्यवस्था टूट रही है और भारत उस बदलाव के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। आप मध्य पूर्व में चल रही भू राजनीतिक बिसात की बात कर रही हैं? हाँ, अगर भारत की मौजूदा कूटनीति को समझाना हो ना, तो ये ऐसा है जैसे कोई मास्टर खिलाड़ी एक ही समय में शतरंज के 2 अलग-अलग बोर्ड पर गेम खेल रहा हो। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। दोनों बोर्ड के नियम अलग हैं, दोनों के सामने बैठे प्रतिद्वंदी एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन ये खिलाड़ी दोनों जगह अपनी चालें कामयाबी से चल रहा है। एक तरफ भारत इजराइल का सबसे मजबूत दोस्त बना हुआ है और दूसरी तरफ ईरान से भी उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये कैसे संभव है? इस कूटनीतिक चमत्कार को समझने के लिए हमें ईरान के उस ताज़ा फैसले को डिकोड करना होगा जिसने पूरी पश्चिमी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने क्या किया है?
ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, वहां से सुरक्षित गुजरने के लिए दुनिया भर में सिर्फ 5 देशों के जहाज़ों को आधिकारिक इजाज़त दी है और ईरान ने इन 5 देशों को अपना मित्र देश घोषित किया है। इस हॉर्मुज कॉरिडोर की इतनी अहमियत क्यों है? देखिए, ये दुनिया के तेल व्यापार की सबसे अहम नस है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। इस पे नियंत्रण का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाबी हाथ में होना। और ईरान ने जिन 5 देशों को ये चाबी दी है वो हैं चीन, रूस, इराक, पाकिस्तान और भारत। रुकिए, चीन और रूस का नाम इस सूची में होना तो समझ आता है क्योंकि वे पश्चिमी गुट के खिलाफ खड़े हैं। इराक और पाकिस्तान भी ईरान के पड़ोसी या इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेकिन भारत का नाम ये तो पूरी तरह से विरोधाभासी है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम पिछले 1 महीने की टाइमलाइन देखें तो ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी। यही तो इस पूरी घटना की सबसे दिलचस्प कड़ी है। कूटनीति में पर्दे के पीछे जो चलता है वो बयानों से बहुत अलग होता है। टाइमलाइन देखिए ना, 28 फरवरी को जब अमेरिकी हमले के आदेश की सुगबुगाहट तेज थी, उससे ठीक पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायली संसद में खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने कहा था कि भारत इस संकट की घड़ी में इजरायल के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था। इसके कुछ ही दिन बाद 11 मार्च को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव संख्या 2817 का सह प्रायोजन किया और उसके समर्थन में वोट भी किया। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि उस प्रस्ताव में क्या था। उसमें अन्य देशों पर हमले के लिए ईरान की कड़ी निंदा की गई थी। सामान्य तर्क तो यही कहता है कि अगर आप यूएन में किसी देश के खिलाफ वोट करते हैं और उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ मंच साझा करते हैं, तो वो देश आपसे सारे रिश्ते तोड़ लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके ठीक अगले दिन 12 मार्च को ईरान ने भारत के साथ 3 बार बैक चैनल यानी खुफिया कूटनीतिक बातचीत की और उसी दिन भारत को हॉर्मुज कॉरिडोर के लिए विशेष छूट दे दी गई। ये पारंपरिक कूटनीति के सारे स्थापित नियमों को तोड़ने जैसा है। और जाहिर है इजराइल इस बात से बहुत भड़कावा होगा कि उनका दोस्त भारत उनके दुश्मन ईरान का भी मित्र राष्ट्र बन गया है। देशों वाली छूट को एक नई ब्लैकमेलिंग टैक्टिक करार दिया। अच्छा, उनका मानना है कि ईरान दुनिया को बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल घूम रहा है ना, वो ये है कि ईरान ने ऐसा किया क्यों? क्या ईरान के पास विकल्पों की कमी हो गई है? जब भारत खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है तो ईरान भारत को अपना मित्र मानकर उसे इनाम क्यों दे रहा है? देखिए, इसका जवाब बहुत ही रणनीतिक है और ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जीत है। ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि भारत अगर इजराइल का समर्थन कर रहा है तो वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कर रहा है, न कि अमेरिका या किसी पश्चिमी गुट के दबाव में आकर। मतलब ईरान को ये स्पष्ट हो गया है कि भारत किसी का प्रॉक्सी या मोहरा नहीं है। ठीक यही बात है। ईरान जानता है कि अगर वो भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ता है या हुर्मुज में भारतीय जहाज़ों को रोकता है तो वो भारत को पूरी तरह से पश्चिमी गुट की गोद में ढकेल देगा। ये कूटनीतिक रूप से ईरान के लिए एक बहुत बड़ा घाटा होगा। वाकई ये कूटनीति की एक मास्टर क्लास है। पहले रूस ने यूक्रेन युद्ध के दौरान इसे समझा, जब पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद भारत ने अपने हित सर्वोपरि रखे और रूस से तेल खरीदना जारी रखा। बिल्कुल। और अब ईरान भी उसी बात को मान रहा है। मध्य पूर्व में भारत एक ऐसी स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभर रहा है जिसे युद्ध के मैदान में खड़े दोनों दुश्मन अपना हितैषी मानते हैं। और यही दैनिक भास्कर के संपादकीय का लब्बो लुबाब है। विश्व पटल पर यह एक चमत्कार से कम नहीं है, जहां वैश्विक कूटनीति अब आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ वाले पुराने अमेरिकी मॉडल पर नहीं चल रही है। सही कहा। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोएं तो एक तस्वीर बहुत साफ उभर कर आती है। आज हमने जिन भी 3 विषयों पर बात की उनमें एक कॉमन धागा है, पुरानी व्यवस्थाओं और नियमों का नए और बेहद जटिल युग में दोबारा परिभाषित होना। ये बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। चाहे वो बिग टेक का मामला हो, जहां फ्री स्पीच के पुराने तर्क टूट रहे हैं और प्रोडक्ट लायबिलिटी का नया कानून एल्गोरिथम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। या फिर हमारे संविधान का वो हिस्सा जहां धर्म, समाज और जाति की ऐतिहासिक परिभाषाएं आज की जमीनी सच्चाई से टकरा रही हैं। या फिर वैश्विक कूटनीति जहां दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है का पुराना नियम टूट रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुनने वालों के लिए ये सिर्फ अखबार के पन्नों पर छपी दूर दराज की सुर्खियां नहीं है,
ये तीनों मुद्दे सीधे तौर पर हमारी जिंदगियों को छू रहे हैं। बिल्कुल छू रहे हैं। ये तय कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी का मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा और क्या वे अपनी स्क्रीन के गुलाम होंगे। ये तय कर रहे हैं कि हमारे समाज में ऐतिहासिक न्याय का वितरण कैसे होगा, और ये यह भी तय करें कि दुनिया भर में तेल, ऊर्जा और व्यापार का रास्ता कौन और किन शर्तों पर खोलेगा। हमारी दुनिया के सभी पहलू, तकनीक, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब पहले से कई अधिक आपस में गुथे हुए हैं। जब एक धागा खिंचता है तो पूरा ताना बाना हिलता है। एकदम सही। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे नियंत्रण का भ्रम टूट रहा है। आज हमने देखा कि एल्गोरिदम हमारी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कानून हमारी बदलती पहचान को एक फ्रेम में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश अपने फायदे के लिए कूटनीति की बिसात बिछा रहे हैं। लेकिन जाते जाते मैं हम सभी के लिए एक विचार उत्तेजक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। आज तो इंसानी इन एल्गोरिदम को बना रहे हैं और इंसानी कूटनीति की टेबल पर बैठकर ये जटिल बैक चैनल वार्ताएं कर रहे हैं ना। सही बात है। लेकिन क्या भविष्य में ऐसा होगा कि ग्लोबल कूटनीति और देशों के बीच के ये बेहद नाजुक और जटिल रिश्ते भी इंसानों के बजाय किसी एडवांस्ड एआई द्वारा तय किए जाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। एक ऐसा भविष्य जहां फैसले भावनाओं, ऐतिहासिक दोस्ती या मानवीय कूटनीति पर नहीं, बल्कि सिर्फ ठंडे डेटा, एल्गोरिदम और नफे नुकसान के गणित पर टिके होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो दुनिया आज से ज्यादा सुरक्षित होगी या और भी ज्यादा खतरनाक? इस पर सोचिएगा जरूर।